हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। आज हम फिजिक्स का पार्ट प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन का भाग 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं कि जैसे पिछले भाग में आपने हमको सराहा, इसी तरीके से आगे के भागों में भी अपना पूरा योगदान देंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। इससे पहले जो हमने पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया था वो प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। अब हम आज के भाग में हम ये देखेंगे, आज का जो हमारा विषय है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब सवाल ये उठता है, हम सारे भागों में ये बात कर रहे हैं, प्रकाश किरण आई, टकराई, वापिस चली गई, समान कोण बना कर चली गई तो परावर्तन हो गया। प्रकाश किरण आई, किसी सीमा पृष्ठ से टकराई और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई तो अपवर्तन हो गया। फिर हमने ये पढ़ा कि प्रकाश किरण आई और क्रांतिक कोण से बड़ी हो गई तो वो क्या हो गया, हमारा टोटल रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरीके से अब हमें यह सवाल जानना है कि आखिरकार प्रकाश चारों तरफ किस तरीके से फैल जाता है। तो हम बात करते हैं जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब भाई ये धूल कण कहां से आ गए? सवाल ये है कि धूल के कण कहां से आ गए? तो हमारे वातावरण में धूल कण मौजूद होते हैं, सभी जगह हवा के साथ होते हैं। क्या होते हैं? सभी जगह हवा के साथ होते हैं। तो जब हवा के साथ होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरण आती होगी तो उन धूल कणों से आकर भी टकराती होगी और वायु के अणु भी मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? वायु के अणु भी मौजूद होते हैं। तो जब प्रकाश किरण धूल के कण और वायु के अणुओं से टकराती है तो चारों तरफ फैल जाती है। क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हमने क्या नाम दिया है? इस घटना को नाम दिया प्रकाश का परिकीर्णन, जिसको इंग्लिश में बोला गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो, ये तो दोस्तों आप जानते हो, अगर पानी की धारा बह रही है या प्रकाश किरण कहीं से आ रही है, हमने देखा कि किसी जगह हमने एक छेद कर दिया, अगर उस छेद में से प्रकाश की किरण हमारे कमरे के अंदर आ रही है और हम उस छेद में कोई अवरोधक लगा दें या कोई ऐसी चीज लगा दें तो हमारा प्रकाश सीधा नहीं आएगा, टकराकर इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसे में वो क्या होगा, जो सीधे आकर प्रकाश कर रहा था वो उस जगह चारों तरफ प्रकाश बिखेर देगा। तो वही तो लॉजिक है, वही तो बात मैं कह रहा हूं कि जब प्रकाश किरण धूल के कणों और वायु के अणुओं से आकर टकराते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाते हैं। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा कि जब सूर्य का प्रकाश आता है वो अपने अव्ययी रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसमें कि रंग हमारे कौन कौन से थे? बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरीके से हमने रंग देखे, जिसको हमने नाम भी दिया था विग्योर। क्या नाम दिया? विग्योर। VIBGYOR। हमने क्या नाम दिया था? विग्योर। क्या था? VIBGYOR। यही तो 7 रंग थे जो सूर्य के प्रकाश में मौजूद थे। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलकर बात करें तो सन आइजैक न्यूटन ने यही देखा भैया कि क्या देखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने ही 7 अव्ययी रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रकाश किरण, सूर्य प्रकाश किरण जब हमारे धूल के कणों से भी आकर टकराता है तो क्या होता है, तो हम ये देखेंगे। तो अब हम इसमें आगे बात करते हैं, कुछ डीप चलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि प्रकाश किस तरीके से फैलता है। तो प्रकाश जब छोटे छोटे कणों से
और छोटे छोटे आयनों से टकराता चारों तरफ है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि हमारा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? हमारा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? भाई प्रकाश किरण में तो सातों रंग होते हैं, तो सातों रंग में क्यों नहीं दिखाई देता है? तो हमारा नीला क्यों दिखाई देता है? तो सबसे पहला सवाल यह है जी कि हमारा नीला क्यों दिखाई देता है। सबसे पहला भाग लेंगे आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखाई देता है कि पिछली बातों में, पिछली क्लास में हमने ये देखा कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य की वजह से एक बात और हमने पिछली क्लास में बताई थी कि प्रकाश किरण का सातों रंग में विभाजित होना किस कारण से होता है? विचलन के कारण होता है। तो विचलन क्या कि हमने उस क्लास में यह बताया था कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम। इन दोनों कारणों में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि अगर बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो इसीलिए जब प्रकाश किरण हमारे धूल के कण और वायु के अणुओं से टकराते हैं तो हमारा नीला प्रकाश और एक प्रकाश और पहले हम ये देख लेते हैं क्या है। VIGOR। हम किन की बात कर रहे हैं? हम बैंगनी रंग की बात और जामुनी रंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश किरण में विचलन जिनका सबसे अधिक है वो बैंगनी रंग और जामुनी रंग आते हैं। अगर हम विचलन की बात करते हैं तो ये किस तरीके से होगा कि वॉयलेट्स सबसे अधिक, फिर हमारा इंडिगो, फिर हमारा ब्लू, फिर हमारा ग्रीन, फिर हमारा येलो, फिर हमारा ऑरेंज और फिर हमारा रेड। ये हो गए बढ़ते हुए क्रम में। तो जब हमारा बैंगनी रंग और जामुनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसीलिए हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसी कारण हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब दूसरा टॉपिक, सूर्य का उगते तथा डूबते हुए लाल दिखाई देने का क्या कारण है। अब फिर हम इसी बात को करते हैं, तरंग दैर्घ्य और विचलन की ही कहानी है, तभी तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, तो हमने फिर एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लेकिन विचलन में बैंगनी रंग सबसे अधिक और विचलन में लाल रंग सबसे क्या होता है? लाल रंग सबसे क्या होता है? अधिक होता है। विचलन में कम होता है। तो जब सूर्य हमारा सुबह के समय उगता है और शाम के समय डूबता है तो उस वक्त उसको लाल दिखने का कारण यह होता है कि हमारे जो बैंगनी या बाकी के जो रंग होते हैं उसकी तरंगें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं और हमारे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होने की वजह से हमें लाल रंग ज्यादा दिखाई देता है सुबह और शाम। लेकिन जैसे जैसे हमारा सूर्य बढ़ता हुआ चला जाता है तो उसके प्रकाश में तेजी आने लगती है। जब उसके प्रकाश में तेजी आने लगती है तो हमारे जो आसमान सुबह के समय जो पूर्ण नीला नहीं दिखाई देता, वो समय के अनुसार धीरे धीरे पूर्ण नीला दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस टाइम प्रकाश की किरणें बहुत तेजी से हमारी तरफ आती हैं और चारों तरफ नीला प्रकाश बिखेर देती हैं। तो सुबह के समय जो हमारे सूर्य की रोशनी है लाल दिखती है, उसका कारण यह है कि लाल रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और उस वक्त प्रकाश किरणों का वेग इतना तेज नहीं होती और जब तक हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसीलिए जब तक हम तक पहुंच नहीं पाती हैं इसीलिए हमें वो क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है,
तो एक बार फिर समझ लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कि जब प्रकाश धूल कणों या वायु अणुओं के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और वो हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन। देखिए भाई, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण अब हम जानेंगे। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? अब मैंने अभी आपको समझाया कि अगर प्रकाश किसी छेद से होकर आ रहा है, प्रकाश कई छेद से होकर आ रहा है, तो उस क्षेत्र के चारों तरफ के जो कोने हैं उनसे भी आकर टकराएगा। जब उनसे आकर टकराएगा तो क्या होगा? जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरता है, तब वो किनारों से थोड़ा विचलित हो जाता है। जब वो किनारों से थोड़ा विचलित हो जाता है तो इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने ये कोई स्लाइड ले ली, यहां हमने लिख, अब हमारे प्रकाश किरण आ रही है, ये सब क्या है? हमारी प्रकाश किरण। प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। जब ये इस छिद्र से, तो बीच वाली तो हमारी ऐसे ही निकल जाएगी, बीच वाली तो हमारी ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन ये वाली जो है ये इससे टकराकर ऐसे भी हो सकती है और ये वाली इससे टकराकर ऐसे भी हो सकती है। तो क्यों होंगी? क्योंकि ये जो कोने हैं हमारे, जब इनसे आकर टकराएगी प्रकाश किरण, तो इनसे जब टकराएगी तो अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाएगी, अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो प्रकाश का विवर्तन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। अवरोध का मतलब जो उसकी बाधा है। अब भाई ये तो पूरी बाधा है, यहां से आकर तो ये टकराकर ऐसे चला जाएगा, यहां से ऐसे चला जाएगा, यहां से ऐसे चला जाएगा, यहां से ऐसे चला जाएगा, लेकिन हमारा ये जो छिद्र है इसके बीच में से तो बिल्कुल सीधा चला जाएगा, लेकिन जो इसके कोने हैं उससे आकर टकराएगा और टकराकर ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? प्रकाश का विवर्तन था। और प्रकाश का विवर्तन हमारे अवरोध के आकार पर ही निर्भर करता है। जितना बड़ा अवरोधक उतना ही हमारा प्रकाश का विवर्तन बड़ा होगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? समान आकृति और आयाम की दो तरंगें, समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंगें अगर समान दिशा में आगे बढ़ती हैं, समान दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो तब उनके अध्यारोपण क्या होता है? इंटरपोजिशन। अध्यारोपण के माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य पाई जाती है। एक समान प्रकाश की किरणें जो एक ही आवर्ती मतलब एक जैसी है और एक ही आयाम मतलब एक ही माध्यम में से होकर गुजर रही हैं, जब वो एक ही दिशा की तरफ बढ़ रही होती हैं, तो हमने ये देखा है कि कहीं कहीं कुछ बिंदुओं पर तो उनकी तीव्रता, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा, इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है, लेकिन कुछ जगह पर कम भी पाई गई है और कुछ जगह पर शून्य भी पाई गई है। तो अगर आपने को एक चित्र से समझाऊं मैं, तो उस चित्र के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई माध्यम है, हमारी प्रकाश की किरणें इस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, अब जब प्रकाश किरणें यहां होंगी तो कम होंगी, यहां होंगी तो और अधिक होंगी, यहां होंगी तो और अधिक होंगी, यहां होंगी तो सर्वोत्तम अधिक होंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब यहां आएगी तो कम हो जाएगी, यहां आएगी तो कम हो जाएगी, यहां आएगी तो कम, और यहां कर तो शून्य नहीं हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब तो ये नहीं है कि प्रकाश किरण ऐसे चल रही है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश किरण तो ऐसे आ रही हैं इन बिंदुओं पर, और जब इस बिंदुओं पर आ रही है तो प्रकाश किरण जैसे जैसे हमारे अधिकतम की तरफ चलती है तो हमारी अधिकतम अवस्था दिखाएगी, और जैसे जैसे न्यूनतम की तरफ आएगी तो न्यूनतम अवस्था दिखाएगी, और एक पल ऐसा आएगा ये इन पदों पर आकर तो शून्य ही हो जाएगी। तो प्रकाश का व्यतिकरण यही है कि अगर दो एक जैसी आकृति और आवृत्ति वाली
किरणें समान दिशा में चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, तो हमने ये देखा कि उनकी इंटरपोजिशंस जो है उनके माध्यम में कुछ बिंदुओं पर तो अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी और कहीं तो बिल्कुल शून्य ही होगी। तो ये जो घटना है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे खेलते हैं साबुन से, पानी लगा के साबुन को हाथ में रगड़ लेते हैं और साबुन को छोड़ देते हैं, तो उस पर बुलबुले उठ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि उन बुलबुलों पे हमें रंग दिखाई देते हैं, उन बुलबुलों पे हमको रंग दिखाई देते हैं। वो रंग कहां से आए? साबुन के थोड़ी ना है, वो क्या, प्रकाश किरण उन बुलबुलों से आकर टकरा रही है। तो हमने देखा है कि कहीं तो कोई रंग ज्यादा दिखाई देता है और कहीं कोई रंग कम दिखाई देता है। तो ये किस कारण से होता है? भाई मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है वो सबसे कम दिखाई देगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो बैंगनी रंग, जामुनी रंग, इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग और उससे आसपास के रंगों की तरंग दैर्घ्य कम होती हैं। तो आपने अधिकतम देखा होगा कि हमको बैंगनी रंग ज्यादा दिखाई देता है, कोनों पे लाल रंग भी दिखाई देता है, और वो इसीलिए क्योंकि हमारी प्रकाश किरण कहीं पे अधिक, कहीं पे कम और कहीं पे शून्य होता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण कम होता है। अब एक और चीज देख सकते हैं, जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद पर सूर्य का प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। नहीं देखा तो कल अपने घर पर करके देख लीजिए, आज करके देख लीजिए, अभी कर देख लीजिए। पानी की कुछ बूंदें लें और उस पर तेल डाल दें, कोई भी तेल, जरूरी नहीं है कि कोई भी तेल लें, सिर का तेल, सिर में लगाने वाला तेल डाल, फिर उसको क्या करना है? प्रकाश किरण के सामने रख देना। आप ये देखेंगे कि पानी के अंदर तो रंग नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन उस तेल की बूंद पर आपको जरूर रंगों का उभार दिखाई देगा। वो भी किस कारण है? वो भी सारा हमारे विवर्तन के कारण है कि जिस तरंग दैर्घ्य की हम बात कर रहे हैं वो सब इसी वजह से कि जहां पर आपके समान आवृत्तियों और आयाम की तरंगें एक साथ आगे बढ़ रही होंगी तो कहीं पर वो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा दिखाई देगी, और जहां ज्यादा दिखाई देगी वह हमारे वो रंग ज्यादा दिखाई देंगे जिनका विचलन बहुत अधिक है, और वो रंग कम दिखाई देंगे जिनका विचलन कम है। तो ये 2 टॉपिक हमने पढ़े, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। चलते चलते एक बात थोड़ा सा अंश इनका फिर देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरता है तो अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरता है तो वो किनारों से थोड़ा विचलित हो जाता है, प्रकाश के विवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के व्यतिकरण यह है कि समान आवृत्ति और आयाम की 2 तरंगे समान दिशा में जब आगे बढ़ती रहती है तो कहीं उनके अध्यारोपण के माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम और कहीं पर शून्य दिखाई देती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक भी समझ में आए होंगे। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।